सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर एंड डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट एडवांस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दिस टॉपिक्स। ठीक है, और सारे ये टॉपिक्स हैं और जैसे मैंने आपको कहा है कि आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके और जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन करेंगे ऑन एडवांस करंट अफेयर्स तो ये सारे के सारे जो PDFs हैं और ये सब कंपाइलेशन भी इस पर मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो दे विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट। अगर आप इसका PDF चाहते हैं और अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं और आपको PDF की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक कंपाइलेशन आपको नहीं चाहिए, तो आप मतलब फिर अपना नोट्स बनाते रहें। तो ये आपको डिसाइड करना है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप का लिंक दे रखा है, तो उस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर ही आपको ये कोर्स प्रीलिम्स सीरीज का एडवांस कोर्स मिलेगा। इसका 6th टेस्ट जो है इस संडे को शेड्यूल्ड है, 5 टेस्ट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिसल्स के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम आप देख लो। तो ये जो डायग्राम है ये ऐसे इस तरीके से स्थिति होती है मिजल्स के केस में। पहली चीज़ तो आपको देखना है कि जो मिजल्स की बीमारी है ये कॉन्टेजियस होती है, वैक्सीन से बच सकते हैं इससे, और ये वायरस से होता है। ये 3 चीज़ें मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मिजल्स बेसिकली किससे होता है, ये पहले प्रीलिम्स में भी UPSC में पूछा हुआ है। ये सब टॉपिक्स आप ये देखना है कि ये सब एडवांस करंट अफेयर्स की कहीं ना कहीं पब्लिश हुए हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एयरबॉर्न है मतलब हवा के माध्यम से स्प्रेड भी हो सकता है, एक पर्सन से नेक्स्ट पर्सन कफ स्नीच के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है, और ये चिल्ड्रंस को भी अफेक्ट करता है, तो किसी भी एज का कोई है उसको अफेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रंस वनरेबल भी होते हैं, तो 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही। तो इसमें लिखा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, तो ओनली 2। और अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अगर आपसे पूछा जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आपको मतलब यहाँ पे आंसर होगा 1 और 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है जोरावर लाइट टैंक के ऊपर है, दिस इज रिलेटेड विथ जोरावर राइट टैंक। तो जोरावर राइट टैंक के ऊपर लेट्स सी इसमें जो चीज़ें मेंशन्ड है। जोरावर राइट जो टैंक है इसके ऊपर, तो डायग्राम आप देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये टैंक है, इस तरीके से है, दिस इज़ द टैंक। ये पूरा का पूरा जो टैंक है, इसे जोरावर लाइट टैंक भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इट्स अ लाइट, ये तो देखो कॉमन सेंस है, ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ये टैंक है, दिस इज़ अ टैंक, एयरक्राफ्ट नहीं है। और ये DRDO के द्वारा और जो है लार्सन और टर्बो इनके द्वारा मिलकर बनाया गया है फॉर डिप्लॉयमेंट इन द हिमालयन बॉर्डर रीजन अलॉन्ग विद द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद द चाइना। मतलब खास तौर से चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड इलाका है वहाँ पे आपको ये मतलब वहाँ की बात की जाए तो लाइक फॉर एग्जांपल जो हिमालयन बॉर्डर रीजन है अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विथ चाइना, उस बॉर्डर को मैनेज करने के लिए इस टैंक को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ भी 2 स्टेटमेंट आपके सही है, तो ओनली 2 होगा। और अगर आपसे पूछे हाउ मैनी तो ओनली 2 होगा। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है तो 2 और 3 होगा आंसर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो हाउ और विच पे ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी पढ़ो UPSC वाले तो ये हाउ और विच पे ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं एपिलेप्सी से रिलेटेड है। एपिलेप्सी के से रिलेटेड पहली चीज़ देख लेते हैं। तो अगर आप पहले डायग्राम देख लो तो जैसे अच्छा पहले एक डायग्राम आप देख लो एपिलेप्सी से रिलेटेड। तो देखो ये जो है एपिलेप्सी की स्थिति, इसमें जो न्यूरल एक्टिविटी है वो बहुत ही एक्सेसिव एबनॉर्मल जो है न्यूरल एक्टिविटी होती है। अब इसमें जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आप बेहोश हो जाना, बहुत वीकनेस हो जाना, एंग्जाइटी होना, स्टेयरिंग करना, किसी को देखते रहना, मसल्स की जर्किंग होना, कंफ्यूज्ड स्पीच दिमाग, है ना। तो ये इसके पीछे ये जो एपिलेप्सी की स्थिति होती है, तो ये जो है इसमें कई बार जो है सीजर, मतलब एकदम से माइंड एकदम से रुक सा गया, आप शून्य से पड़ गए। तो यहाँ पे क्या है, ये सब ये ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट करता है तो यू हैव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इस ये चीज़ अफेक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से ही प्रॉपर सिग्नलिंग होती है, देयर इज प्रॉपर सिग्नलिंग जो है वो आपकी होती है। तो आपको देखना है कि फोकल सीजर, द सीजर स्टार्ट इन वन हेमिस्फीयर, सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप ये यू कैन सी हियर और यू कैन कंसीडर दिस थिंग कि जो ये एपिलेप्सी है ये एक
मतलब जनरली अगर देखा जाए तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। और इसके अगर आप कॉजेज़ की बात करो तो ब्रेन में जो न्यूरल एक्टिविटी है, न्यूरॉन जो है है उसमें सिग्नल जो है प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखा जाए सो इट इज़ मोर कॉमन अमंग यंग पर्सन, यंग और ओल्ड दोनों को होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड एपिलेप्सी जो है नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब ये एक से दूसरे से नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रेन में कुछ माल फंक्शनिंग हो रही है उसकी वजह से ये हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नो कंप्लीट क्योर अवेलेबल फॉर एपिलेप्सी, ये भी स्टेटमेंट सही। तो अगर आपसे पूछे कितने स्टेटमेंट से, 2 सही हैं। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर होगा इसका 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाए कंपाइलेशन में, पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर आप ये बुकलेट फॉर्म में भी जो है जल्द से जल्द मैं अवेलेबल कराऊंगा आप लोग को लिए, तो ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, ये आपको ज्वाइन करना है। अभी भी मैंने इसका प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अभी ज्वाइन करते रहो। फिर एकदम से अगर जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद जो भी नई स्कीम हो उसके तहत आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी जब तक मैं थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर रहा हूँ कैसे कैसे आपको कंटेंट इसमें देना है, तो इस टाइम का आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आपको जो टेस्ट हैं उनकी भी मैं बुकलेट बना के दूंगा, या अगर आप चाहोगे कि नहीं सर मुझे पीडीएफ ही दे दो, बुकलेट नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बुकलेट के लिए करोगे तो बुकलेट प्रॉपर उसमें जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं सर पीडीएफ ही दे दो, पीडीएफ है तो वो पीडीएफ आपको मेल में और उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक एम है इस तरीके से, क्योंकि ये जो पार्ट है ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर, तो ये जो स्टार्टिंग के लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनको बहुत एडवांटेज होगा। बाद में जब लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे फिर जो आप कह सकते हैं कि जो अभी बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा आपको लगे कि यार मैं पहले ज्वाइन कर लेता। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करना स्टार्ट करूँगा जो लोग इस टेस्ट का, बाकी आप लोग वीडियो जो है इसी में मिलता रहेगा। वीडियो जैसा है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स अगर कोई बना रहा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बाद में जब बुकलेट मिलेगी तो बुकलेट से आप लोग अपना रिवीजन कर लेना। नोट्स जो बनाएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट है, मतलब फटाफट रिवाइज करेंगे। अब देखो नोट्स भी आप लोग बढ़िया शॉर्ट में नोट्स बनाना, बहुत ऐसे बड़े बड़े इतना नोट्स मत बना लेना कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं लिखना है, कॉमन पॉइंट्स जो है वो आपको मेंशन करना है। नेशनल एपिलेप्सी डे की देख लेते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 17 को, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था बाय एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय निर्मल सूर्या। अकॉर्डिंग टू WHO 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड है इससे अफेक्टेड है। तीनों ही आई थिंक स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं। कल एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग जो उसमें एक मैंने बता रखा था, तो मित्र शक्ति करके आपका था ना, मित्र शक्ति करके एक था अगर इफ यू रिमेंबर, तो मित्र शक्ति में उसमें शायद इंडिया नेपाल लिखा हुआ था और वो स्टेटमेंट गलत हो, इंडिया श्रीलंका है। मैंने कमेंट में पिन कर दिया था आप लोग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मिजल्स के ऊपर थोड़ा कुछ पॉइंट्स देख लो। मिजल्स ये जो रुबेला है ये इन्फेक्शियस डिजीज वायरस की वजह से होती है, और जो वायरस इसे कॉज करता है, जिस वो नेचर है मतलब जो वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है मॉर्बीली वायरस है वो, ये ध्यान रखना है। देयर इज दिस वायरस नेम्ड एज मॉर्बीली वायरस करके। एंड यहाँ पे रेड स्पॉट एंड ऑल ये सब थोड़ा सा शरीर के अंदर हो जाते हैं, एंड ये एक से दूसरे को भी इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो कॉमन सी पॉइंट्स हैं। साइंस तो कोई नहीं पूछेगा कि क्या साइंस और सिम्टम्स जो है इसमें होते हैं, नो वन विल आस्क यू। ठीक है, सौरभ पांडे upsc.com वाली वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, उस वेबसाइट को थोड़ा सा आप लोग फॉलो करना। उसमें करंट अफेयर्स के अब GS रिपोर्टर की में जैसे कंटेंट आता था GS रिपोर्टर, वैसे ही आपका www.saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, और उस वेबसाइट में आपको पूरा मैगजीन भी अपलोडेड सारी मिल जाएगी, और डेली करंट अफेयर्स है। CSET की क्लास जो हुई थी उसकी वो भी कंटेंट वहीं पे मिलता है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वेबसाइट को आप लोग फॉलो करते रहना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। दिस इज़ रिलेटेड विद द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो ग्लोबल साउथ जो शब्द इस्तेमाल होता है, इट इज़ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग या फिर जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे द टर्म ग्लोबल साउथ वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल ऑगलेस्की
के द्वारा जो है ये टर्म यूज़ किया था, ये आप नोट कर लेना। और इसमें लगभग 125 देश जो डेवलपिंग है वो साथ में है। थीम आपका था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ये थीम थे, थीम याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक आपका है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आपकी हुई थी, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, तो इसकी ये थीम थी। किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था 12 से 13 जनवरी 2023 को। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 सेशंस आपके इसमें थे, लगभग 10 सेशंस थे। तो ये कई सारी चीज़ें, मतलब कई चीज़ों में चर्चा भी हुई थी। फाइनेंसिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, प्रायोरिटी इन द ग्लोबल साउथ, एनर्जी सिक्योरिटी, रिजिलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सिनर्जीज इन द ग्लोबल साउथ, सजेशन, तो ये सब चीज़ें जो इसके अंदर थे, ठीक है। तो ये कई सेशंस इसमें आपके कंडक्ट भी पहले जो है वो आपके कंडक्ट भी किए गए थे, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो सेशंस हैं, दो सेशंस वे आर कंडक्टेड एज वेल, ठीक है। काफ़ी सारे सेशंस जो हैं वो आपके कंडक्ट भी किए गए थे। तो यहाँ जो सेकेंड सबमिट आपकी हुई थी, इसके दो पर्पस थे। टू अप्राइज हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड आउटकम ऑफ G20। तो G20 में जो भी चीज़ें हुई थी उसको डिस्कस करना, और प्लस ये भी देखना कि जो डेवलपिंग देश हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, ये चीज़ों इस पे भी जो पर्पज़ है वो हाईलाइट आपका किया गया था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैप देख लो, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जैसे मान लो ना, ये अलग अलग देश हैं। तो एक लॉ है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ये आपका 1982 में आया था। तो किस तरीके से ओशियन गवर्न किया जाए, ओशियन को कैसे आप गवर्न करोगे, ये सारी चीज़ें आपका इस लॉ के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है, कोई भी देश है ना, इसके लगभग 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो इस देश का ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये हर जगह रहता है। तो जैसे मान लो ये कोई एक बेस लाइन है और यहाँ से ये 12 नॉटिकल माइल को टेरिटोरियल सी बोलते हैं, 24 नॉटिकल माइल को कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं, और 200 नॉटिकल माइल तक आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसके बियॉन्ड जो इलाका होता है उसे हाई सी रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिसे हम EEZ भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइक लगभग आपका 200 नॉटिकल माइल है, यू हैव 200 नॉटिकल माइल्स। एंड ये जो 200 नॉटिकल माइल है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ये इरादा रहता है, तो यहाँ पे इस देश का ज्यूरिडिक्शन होता है, इसके बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी पेट्रोलिंग एंड ऑल किया जाता है वो कोस्ट गार्ड के द्वारा, जैसे हमारे देश के जो कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा किया जाता है, और हाई सी रीजन में जो पेट्रोलिंग और ये सब की जाती है वो नेवी के द्वारा की जाती है। तो ये थोड़ा सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जनरली ये 100 नॉटिकल माइल है, तो गलत हो गया, ये 200 नॉटिकल माइल है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। फिर आपको 200 नॉटिकल माइल याद रखना है। फिर देखो कि कंसेप्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के तहत 1982 का, ये ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज दैट द फर्स्ट कन्फर्म फुल सोवेरेनिटी ओवर द वाटर, वेयर एज द सेकंड इज मेयरली अ सोवरेन राइट विच रिफर्स टू द कोस्टल स्टेट राइट्स बिलो द सर्फेस ऑफ द सी। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से देख लेते हैं, अगर कुछ नयापन इसमें कुछ होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देखो अंडर, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप देख लो कि अंडर द इंटरनेशनल लॉ विद इन इट्स डिफाइंड इज्जत कोस्टल नेशन हैज़, जो भी कोस्टल नेशन है, मतलब जैसे मान लो हमारा देश है तो ये समुद्र, तो ये कोस्टल कंट्री है, हम कोस्टल एरिया हो गया हमारे। सोवेरेन राइट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरिंग, तो जैसे मान लो एक्सप्लोर करना, एक्सप्लॉइट करना, कंजर्व करना, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना, ये सारे राइट्स आपके EEZ के अंदर कंसिडर होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन, तो ये कर सकते हैं। और दूसरे जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो ये सब राइट्स आपके क्या है, मिलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। ये आप नोट कर लो, मेंस में भी इसमें प्रश्न आपके लिए जो है वो फ्रेम जो है वो हो सकता है, देयर कैन बी अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे जो पॉइंट मेंशन्ड है, इफ यू विल सी द पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन इट कम्स टू द नेवल सोनार ह्यूमन डाइवर्स हैव रेटेड, सॉरी यहाँ पे देख लो कि द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज दैट, टेरिटोरियल सी क्या हो गया, जैसे अगर थोड़ा सा फिर से डायग्राम देख लो, ये टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक, ये टेरिटोरियल सी है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूरा 200 नॉटिकल माइल तक है। अब इस लाइन को देखो क्या लिखा हुआ है कि
The difference between the territorial sea and exclusive economic zone is that the first confirm full sovereignty over the water, where the second जो है वो sovereign right provide करता है, which refers to the coastal sea right below the surface of the sea. तो यहाँ पे देखो टेरिटोरियल सी तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि पूरे की पूरी सोवेरेंटी रहती है, पूरा सब कुछ। लेकिन जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो उसमें कोस्टल जो भी देश है उसके 200 नॉटिकल माइल तक का जो जुरिडिक्शन है, तो इवन उस समुद्र के नीचे का जो इलाका है उसमें भी उसका जुरिडिक्शन आपका रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ दो स्टेटमेंट सही है, आंसर ओनली 2 होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच शब्द अगर यूज होता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में आंसर होगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 होगा। सोनार पल्स के ऊपर देख ले, व्हाट इज सोनार पल्स। द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Ship use sonar to navigate through the ocean to see underwater. When it comes to the naval sonar, human divers have rated the sound as the unpleasant to severe at level of roughly 50 dB decibel relative to a reference pressure of 1 micropascal, the standard reference for underwater sound. तो देखो सोनार जो है, जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा कि नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, चीज़ों को ढूंढने के लिए सबमरीन भी इसका इस्तेमाल करती हैं, और साउंड वेव्स छोड़ी जाती है। और साउंड वेव्स जैसे मान लो ऐसे साउंड वेव्स जा रही हैं किसी चीज़ से टकराती हैं, तो फिर उसके बाद वो रिटर्न होती है, उसको देखा जाता है। तो इससे हमें जानकारी मिल पाती है समुद्र के बारे में, नेविगेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सोनार पल्स जो है वो छोड़ी जाती हैं। सो ये सोनार का यूज़ क्या होता है कि इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन के लिए और अंडर वाटर देखने के लिए भी। तो जो मतलब एक प्रकार से 150 dB की अगर हम बात करें, जब हम नेवल सोनार की बात करते हैं तो ह्यूमन डाइवर्स हैव रेटेड द साउंड एज अनप्लेजेंट टू सीवियर एट अ लेवल ऑफ रफली 150 dB, ठीक है। तो इतना dB की जो है उस वॉइस को अगर मान लो समुद्र के नीचे है, तो अगर कोई डाइवर जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही हाईली अनप्लेजेंट और सीवियर कंसिडर की जाती है। अब इसमें देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हाईलाइटेड है, इसको ध्यान से समझना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें हाईलाइटेड है जो है कि जैसे मान लो कहा यह जाता है कि जो लाइट है ना, अब जैसे जो मैं PDF आपको शेयर करूँगा ना, जब आप इस एडवांस करंट अफेयर्स की ये प्रीलिम टेस्ट सीरीज शुरू करोगे तो PDF आपके पास पूरी रहेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पूरा जो रॉ PDF है जिसमें मैं लिख रहा हूँ ना, वैसी की वैसी इमेज के साथ आपको मिलेगी। प्लस बुकलेट भी आप लोग को आई एम वर्किंग ऑन इट कि वो बुकलेट भी आप लोग के लिए अवेलेबल हो सके। देखो तो यहाँ पे देखो, लाइट डज नॉट ट्रैवल वेल अंडर वाटर। देखो लाइट जो है पानी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती है। इवन इन क्लियर वाटर की भी अगर हम बात करें सो कुछ ही मीटर तक जा सकती है। दूसरा, साउंड जो है काफ़ी अंदर तक जा सकती है। क्यों? बिकॉज वाटर की जो है वाटर इज मच डेंसर देन एयर एंड सो कैन रिस्पॉन्ड फास्टर बेटर टू एकॉस्टिक प्रेशर वेव साउंड वेव्स। क्योंकि देखो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस केस में साउंड वेव्स भी इजिली मूव कर सकती हैं। सिंपल सी बात है। लाइट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लाइट एक डिस्टेंस तक ही जाएंगी फिर नहीं जाएंगी। साउंड वेव्स नीचे तक जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो साउंड है, जो पानी है उसकी डेंसिटी आपकी हायर है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी शिप यूज अ सोनार, इसी वजह से सोनार का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार जो इक्विपमेंट है वो साउंड पल्स या पिंग्स, जिसे हम सोनार पल्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट होता है उससे सोनार पल्स रिलीज़ की जाती हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, उस बेसिस में हमारी जानकारी हम जान पाते हैं। तो यहाँ पे सी फ्लोर है, कैनियन वॉल्स है, कोरल फिश, किसी भी चीज़ से तो इससे आइडिया लग जाता है कि अच्छा बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दो साउंड वेव्स वी कम टू नो कि अच्छा ये साउंड वेव है, इस प्रकार की है, उसकी जो प्रॉपर्टी उसके बारे में हम जान पाते हैं। सो ये है। तो व्हेन इट कम्स टू नेवल सोनार, ह्यूमन डाइवर्स हैव रेटेड द साउंड एज अनप्लेजेंट टू सीवियर। अगर 150 dB या 1 माइक्रोपास्कल डेसिबल रिलेटिव द रेफरेंस प्रेशर ऑफ 1 माइक्रोपास्कल है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो साउंड रेंज है इसको सीवियर कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। It has been considered to be a severe. So this would perhaps very roughly 10 kilometer away from a military sonar. Note that we can't compare sound exposure underwater to what we had received through the air because there are too many physical difference between the two. मतलब जो भी साउंड छोड़ी जाए हवा में और पानी, उस दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब सेम साउंड
नॉर्मल कंडीशन में है और सेम साउंड अंडर वाटर है तो उसमें डिफरेंस होगा। वाई? बिकॉज वाटर हैज़ अ हायर डेंसिटी इन कंपेरिजन टू द एयर। ठीक है, ह्यूमन कितना टॉलरेट कर सकता है? लगभग 180 dB का, दैट वुड बी अराउंड 500 मीटर फ्रॉम द मिलिट्री सोनार। 500 मीटर मिलिट्री सोनार अगर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड पल्स, सोनार पल्स लगातार छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि मतलब आसपास जो भी है, मतलब कोई ऐसा सबमरीन या कुछ ऐसा तो नहीं है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए लगातार जो है वो सोनार पल्स छोड़ा जाता है। अब अगर मान लो कोई उस पास एरिया में ही इंसान ही जाएगा तो ही विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रोडोडेंड्रॉन के ऊपर है। तो ये आप इमेज देख रहे हो पहाड़ों में, ये रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स हैं, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, अगेन सेशन देख रहे हैं लाइव तो सेशन को लाइक करें, हिंदू सेशन भी जो होता है उसको भी ध्यान दें। और काफ़ी मेहनत की जा रही है, सीसेट की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं तो उसको भी प्लीज़ मिस ना करें। काफ़ी एफर्ट भी सीसेट में भी किया जा रहा है। तो सर के द्वारा कल क्लास भी आपकी हुई थी तो आप लोग उनको ज़रूर से करें, अप्रिशिएट करें, आना। काफ़ी मेहनत भी उनके द्वारा की जा रही है। तो आप लोग जो भी क्लासेस हैं सीसेट वाली तो गो थ्रू है। ठीक है, मैं एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पूरे जीएस आपको ऑलमोस्ट डन रहेगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी सर एक आएंगे जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी जो है आप मानो कि लंदन के बहुत ही फेमस कॉलेज से पास आउट है और दिल्ली के बहुत ही फेमस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और लंदन के बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसे लोग आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, बट आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि देखो जो भी कंटेंट आपको मिले, अब यही कंटेंट आप कहीं जाओगे किसी भी ऑफलाइन किसी भी उस जगह पे देखोगे तो वही एक दो अच्छे लोगों को दिखा के पढ़ा दिया जाता है और फिर मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसे ही खाना पूर्ति की जाती है। बट यहाँ फोकस यही चीज़ है कि क्वालिटी पर्सन और जो अच्छी जगह से उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो आपको क्लासेस कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपका काम ये है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें जितना होगा उतना बढ़िया तरीके से हम लोग और मेहनत कर पाएंगे और प्रीलिम्स की फिर श्योरिटी आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है, विथ रेफरेंस टू रोडोडेंड्रॉन देख लो। रोडोडेंड्रस जो है जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें काफ़ी सारी ट्रीज, शब्स और क्रीपर्स, मतलब जो ऐसे बड़े पेड़ में ऐसे चढ़ते हैं। रोज ट्री इन ग्रीक कंसीडर इंडिकेटर्स, क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर स्पीसीज भी है। ये डेसिडियस और एवरग्रीन दोनों होते हैं। डेसिडियस में जो पत्तियां गिरती हैं, एवरग्रीन जो कभी पत्तियां गिरती नहीं, तो दोनों कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे आर बोथ डेसिडियस एंड एवरग्रीन। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब ओनली टू है। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर आपसे पूछे कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो 1 2 होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर हाउ मेनी शब्द मेंशन है तो ओनली 2, और अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है तो 1 and 2। ठीक है, तो ये आज के लिए ही है। और सौरभ पांडे CSC ऐप को जरूर से डाउनलोड करें और उसमें जो ये एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है इसका हिस्सा जरूर से बने। उसी में सब कंटेंट का PDF और ये सब कुछ आपको साथ में मिलेगा। मतलब प्रीलिम से रिलेटेड मात्र एक ही आपके लिए एक चीज़ है, बस इसका ही आपको हिस्सा बन जाना है। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।